हेलो दोस्तों, हम लोग मौर्योत्तर काल के विदेशी शक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग 3 विदेशी शक्तियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। हिंद यवन, शक और पहलव। 3 विदेशी शक्तियों के बाद एक चौथी विदेशी शक्ति जिसका विस्तृत भारत साम्राज्य पर आक्रमण हुआ। दोस्तों, बहुत से विस्तृत क्षेत्रों पर उन्होंने शासन किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, इसमें जो शासक हुए उन्होंने भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्मों को अपनाया और उसी के विकास कार्य में वो लग गए और वो पूरी तरह से भारतीय हो गए। तो आज हम लोग इस वीडियो में कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन लगातार एग्जामों में पूछे जाते हैं, उनको हम लोग कोड करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें से आपसे 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग अब शुरू करते हैं। तो एक वंश था दोस्तों जिसका नाम था कुषाण वंश। कुषाण वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए हैं जिनका नाम कनिष्क था, लेकिन इसके पहले इनके बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानना शुरू कर देते हैं। इसमें इनका दोस्तों ये लोग निवासी कहाँ के थे ये भी आप ध्यान दें, कहाँ से ये भारत पर आक्रमण किए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार ये पूछिया के चाइना के पश्चिमी क्षेत्र में ये लोग रहते थे, कबीलियाई समाज था, तो ये मध्य एशिया के निवासी थे दोस्तों। ये मध्य एशिया के निवासी थे, वे वहां से वहीं पर शासन कबीलियाई शासन चलता था और ये वहां पे पश्चिमी चीन के यूची जनजाति से बिलोंग करते थे दोस्तों। तो आप ध्यान दें, पश्चिमी चीन के यूची, ध्यान दें दोस्तों, यूची जनजाति से ये लोग संबंधित थे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन की दीवार सी वांगटी के द्वारा बनवाने जाने के कारण ये लोग पश्चिम की ओर बढ़े और पश्चिम में इनका आक्रमण होने से, वहां से ये परेशान होने से भारत की तरफ कुछ इनकी जातियां बढ़ी। उन्हीं में ये कुषाण थे। कुषाण के पहले शासक आप ध्यान दें दोस्तों, पहले शासक का नाम था दोस्तों कुजुल नाम था कुजुल कड़फिसेस। पहले शासक का नाम कुजुल कड़फिसेस था, दूसरे शासक का नाम बिम कड़फिसेस था। ठीक है दोस्तों, ये 2 महत्वपूर्ण शासक थे, एक कुजुल कड़फिसेस, दूसरे बिम कड़फिसेस। इन दोनों ने भारत पर शासन किया और इनका शासन काल आप देखेंगे दोस्तों तो इन्होंने इसमें जो बिम कड़फिसेस थे इनको कुषाण वंश का वास्तविक शासक कहा जाता है। इन्होंने इस शासन को स्थापित कराया, इनको वास्तविक शासक बिम कड़फिसेस को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में ये भी जान लें, बिम कड़फिसेस ने भारत में आए तो शिव के आकृति के कई सिक्के चलाए, शैव धर्म से संबंधित मूर्तियों के सिक्के इन्होंने चलाए थे। तो इनके बारे में आप ध्यान दें, इनके सिक्कों पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें पूछी जाती हैं, तो आप ध्यान दें दोस्तों, सिक्कों पर शिव की आकृति है, शिव की आकृति है, बैल है और त्रिशूल जैसे महत्वपूर्ण चीजों की आकृति बिम कड़फिसेस के सिक्कों पर बने हुए हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इनके शासक थे। इनके बाद आगे हम लोग एक महत्वपूर्ण शासक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को, अशोक के ही समान बौद्ध धर्म को विस्तृत करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ये विदेशी होते हुए भी बौद्ध धर्म का पालन किया और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए। इन पर कई क्वेश्चन लगातार एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट या नोट कर लें। आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। कुषाण वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक हैं जिनके बारे में हम लोगों को अब जानना है दोस्तों, वो थे कनिष्क। कनिष्क के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। इन्होंने इतिहास के हर क्षेत्रों में काम किया, धर्म से लेकर समाज तक, और हर क्षेत्रों में
कला, संस्कृति, हर क्षेत्रों में इनका योगदान रहा। तो इनके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। इनके बारे में आप ये ध्यान दें दोस्तों, इनको दूसरा अशोक भी कहा जाता है। इन्हें दूसरा अशोक भी कहा जाता है। आप ध्यान दें, इन्हें दूसरा अशोक भी कहा जाता है। इनका समय काल, शासन काल 78 से 105 एडी था। 78 से 105 एडी इनका समय काल रहा दोस्तों। कनिष्क का समय काल 78 से 105 एडी। इनकी उपाधि आप ध्यान दें दोस्तों, इन्हें देवपुत्र की उपाधि प्राप्त थी। देवपुत्र, इन्होंने देवपुत्र की उपाधि धारण की दोस्तों। इनका राजधानी के बारे में आप जाने दोस्तों, इनकी कैपिटल जो थी, कैपिटल थी पुरुषपुर, पुरुषपुर या पेशावर, पुरुषपुर या पेशावर और मथुरा, मथुरा तक इनकी राजधानी फैली हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये कैपिटल इनकी याद रखें, पुरुषपुर, पेशावर, मथुरा तक इनकी राजधानी फैली हुई थी। इन्हों को सुदर्शन नामक बौद्ध भिक्षु ने इनको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाले व्यक्ति का नाम भी ध्यान रखें दोस्तों, बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाले व्यक्ति का नाम सुदर्शन था। ठीक है दोस्तों, सुदर्शन था। बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाले जो व्यक्ति थे, जो बौद्ध भिक्षु थे, उनका नाम सुदर्शन था। इसमें आप ध्यान दें, इन्होंने इन्हीं के शासन काल में दोस्तों चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। हमने इसको आपको बौद्ध संगीति जब पढ़ा रहे थे तो आपको पढ़ाया था, उसमें इसका विस्तृत वीडियो बौद्ध संगीति का डाला गया है। आप ध्यान दें, उसमें से लगातार क्वेश्चन पढ़े जाते हैं, आप उनको वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और भी जान लें। चौथी बौद्ध संगीति इनके शासन काल में हुई दोस्तों, ध्यान दें, चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन इन्होंने कराया दोस्तों। कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। आप ध्यान दें, कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। इसके बारे में यहीं पर कहा जाता है कि इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, इनके बारे में आप इनको नोट कर लें, इनमें लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, आप इनको नोट कर लें दोस्तों। ठीक है, मिटाते हैं दोस्तों। जो चौथी बौद्ध संगीति थी, इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, उनको भी आप याद रखें। एक महत्वपूर्ण है, इनके शासन काल में कला का बहुत ही महत्वपूर्ण विकास हुआ दोस्तों। कला के समय में महात्मा बुद्ध की बहुत सी मूर्तियां बनाई गई और एक दो कला का निर्माण इनके हुआ, एक गांधार कला, एक मथुरा कला। इस पर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान दें दोस्तों, इनके समय पर दो कला का निर्माण हुआ। आप इनके बारे में आप जान लें, दो कला, एक का नाम था दोस्तों गांधार कला और एक का नाम था दोस्तों मथुरा कला। इन मथुरा कलाओं पर मूर्तियां बनाई गई, बौद्ध भिक्षुणियों की मूर्तियां बनाई गई, बौद्ध भिक्षुओं की मूर्तियां बनाई गई, देवी देवताओं की मूर्तियां इसमें बनाई गई। आप ध्यान दें इस बात का दोस्तों, केवल गांधार कला पर केवल बुद्ध की मूर्ति बनाई गई। ठीक है दोस्तों, इस बात का आप याद रखें, गांधार कला में केवल बुद्ध की मूर्ति बनाई गई, लेकिन मथुरा कला में ध्यान दे दोस्तों, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो मथुरा कला में हिंदू, ठीक है दोस्तों, हिंदू, जैन और बौद्ध, हिंदू, जैन और बौद्ध, इन तीनों की मूर्तियां बनाई गई दोस्तों।
और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस पे लगातार पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ पे किस कला से बनाई गई, तो वो मथुरा कला थी। इस बात का भी आप ध्यान रखें, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति, महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति अगर कहीं से पूछी गई कि महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला से बनाई गई दोस्तों, तो वो मथुरा कला से बनाई गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, इस पर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गांधार कला और मथुरा कला को भी आप याद रखें। इसमें जो गांधार कला की बौद्ध मूर्तियां बनी दोस्तों, वो पश्चिमी देवताओं पर आधारित मूर्तियां बनाई गई, और मथुरा कला से जो मूर्तियां बनाई गई वो भारतीय संस्कृति से रिलेटिव या संबंधित मूर्तियां बनाई गई। भारत में जिस तरह से मूर्तियां बनाई गई उनकी कला अलग है, और मथुरा गांधार कला की जो मूर्तियां बनाई गई वो पश्चिमी देशों से संबंधित थी। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें आप और भी जान लें, इनको नोट कर लें। एक महत्वपूर्ण बात आगे हम लोग पढ़ते हैं, सिल्क रोड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसको आप नोट कर लें दोस्तों। स्क्रीनशॉट भी आप ले लिया करें ताकि आप इनको अपना नोट कर लें। आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं दोस्तों। अब आगे, जिसे रेशम मार्ग भी कहा जाता है, प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है दोस्तों। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्क्रीन पर ये आप देखेंगे मध्य एशिया से लेकर, मध्य एशिया के क्षेत्रों से लेकर ये इटली के क्षेत्रों से होता हुआ दोस्तों हिमालय के क्षेत्रों से चाइना तक जाता था। इस क्षेत्र का व्यापार चाइना से पश्चिम देशों के साथ होता था। तो इस पर बीच में सम्राट कनिष्क का नियंत्रण हुआ। तो अब सामान इस पार से उस पार ले जाने पर जो टैक्स या कर पे किए जाते थे, जो दिए जाते थे, वो सम्राट कनिष्क को दिए जाने लगे। तो सम्राट कनिष्क को देने से भारत की समृद्धि में बहुत विकास हुआ। तो ये महत्वपूर्ण ध्यान देते हैं दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण बात यह है कि सिक्के के बारे में भी आप जान लें, सिक्के के बारे में भी काफी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान दें दोस्तों, कुषाणों ने चांदी के सिक्के नहीं चलाए, केवल सिक्के उनके सोने के और तांबे के सिक्के उन्होंने चलाए। सोने और तांबे के सिक्के कुषाणों ने चलाए। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क के शासन काल में चले दोस्तों। इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इस बात का ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के अगर किसी के शासन काल में चले तो वो कुषाण के शासन काल में चले दोस्तों। इस बात का भी आप ध्यान रखें। और अगर सर्वाधिक तांबे के सिक्के किसके शासन काल में चले तो वो भी इन्हीं के शासन काल में चले। दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सर्वाधिक तांबे के सिक्के इन्हीं के शासन काल में बने, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सिक्कों पर पूछा जाता है। अगर शुद्ध सोने की सिक्के कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं तो कुषाण के शासन काल में चले दोस्तों, और अगर सर्वाधिक तांबे के सिक्के किस शासन काल में चले दोस्तों तो वो भी कनिष्क के शासन काल में, कुषाण के शासन काल में चले दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, इनको आप नोट कर लें। इन पर लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार इन पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आगे हम लोग और भी इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं, इनको आप नोट कर लें। तो इनके बारे में आगे हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं। ठीक है बात दोस्तों, मिटाते हैं इनको। कनिष्क पर ही
ज्यादा क्वेश्चन इनमें से बनते हैं दोस्तों। कनिष्क का इतिहास बहुत विस्तृत रहा है। हम लोग इंपॉर्टेंट बातें पढ़ रहे हैं जो लगातार एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो आप उनको नोट करते चलें। आगे हम लोग इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ लेते हैं दोस्तों। इन्होंने विद्वानों का संरक्षण बहुत ज्यादा किया। काफी विद्वान इनके शासनकाल में हुए। उन्होंने अपना योगदान भारतीय संस्कृति, भारतीय चिकित्सा, भारतीय विद्वत्ता सभी में अपना योगदान दिया। तो उन सभी के नाम हम लोग जान लेते हैं। उन पे उन्होंने रचनाएं लिखी, वो लगातार एग्जामों में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो उन रचनाओं को भी हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे। आप समझ में आ रहा है दोस्तों? अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर इस बात को कहिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको, अच्छी इतिहास की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे, आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। आगे हम लोग विद्वानों के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने बहुत से विद्वानों का संरक्षण दिया दोस्तों। तो उसके एक महत्वपूर्ण विद्वान इनके शासनकाल में रहते थे जिनका नाम था पाश। ठीक है दोस्तों, जिनका नाम था पाश। एक और थे जिनका नाम था दोस्तों वसुमित्र, और तीसरे शासक विद्वान थे दोस्तों अश्वघोष। अश्वघोष अश्वमित्र के बारे में हम लोगों ने चौथी संगीति पढ़ा था, तो उसमें एक लोग अध्यक्ष थे, एक लोग उपाध्यक्ष थे, उसको हम लोग वीडियो में देख चुके हैं, तो आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। इनके बारे में हम लोग और भी जान लेते हैं। अश्वघोष के बारे में पढ़ लें दोस्तों। ये बौद्ध दार्शनिक थे। ये बौद्ध दार्शनिक थे अश्वघोष। इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं, तो उनके बारे में आप ध्यान दें दोस्तों। इनकी कुछ किताबें हैं, आप याद कर लें। एक महत्वपूर्ण किताब है बौद्ध चरित्र। ठीक है दोस्तों, बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र मतलब महात्मा बुद्ध के चरित्र चित्रण का इन्होंने अपने इस रचना में उन्होंने लिखा है। महात्मा बुद्ध के बारे में उन्होंने लिखा है, तो बुद्ध चरित्र हो जाएगा। एक और बुक है सौंदरानंद। सौंदरानंद इनकी एक बुक है दोस्तों। एक और है शारिपुत्र प्रकरण। शारिपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद और बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि बुद्ध चरित्र किसकी रचना है, तो अश्वघोष की 2, ये 3 रचनाएं हैं। अश्वघोष को भारत का मिल्टन कहा जाता है, इस बात का भी आप ध्यान रखें दोस्तों। अश्वघोष को भारत का मिल्टन कहा जाता है, आप ध्यान दें दोस्तों। अश्वघोष को भारत का मिल्टन कहा जाता है। आप इन बातों को नोट कर लें, इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, तो इनको आप नोट कर लें। तो आगे हम लोग महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण विद्वान हैं जैसे नागार्जुन हैं, चरक हैं, संरक्ष हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आप इनको नोट कर लें। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग इनको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। इनमें एक महत्वपूर्ण विद्वान है दोस्तों जिनका नाम था नागार्जुन। नागार्जुन और एक थे चरक। इन दोनों तीनों के बारे में आप ध्यान दें, इसमें लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनमें हम इनके बारे में जान लेते हैं। नागार्जुन प्रकांड पंडित थे दोस्तों। ठीक है, प्रकांड पंडित थे नागार्जुन। इन्होंने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की, आप ध्यान दें दोस्तों। प्रज्ञा पारमिता सूत्र, ये प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की। माध्यमिक दर्शन की रचना की, ये माध्यमिक दर्शन की इन्होंने रचना की। और इन्होंने शून्यवाद की खोज की, इस बात का भी आप ध्यान रखें दोस्तों। नागार्जुन के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने शून्यवाद की खोज की, शून्यवाद की खोज की। ये कई बार पूछा गया है दोस्तों। शून्यवाद की खोज किसने की, तो वो नागार्जुन ने की। इसी शून्यवाद खोज के कारण इनको भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, इस बात का आप ध्यान रखें दोस्तों। भारत का
आइंस्टीन कहा जाता है, और अश्वघोष को भारत का मिल्टन कहा जाता है। आप इस बात का भी ध्यान रखें, भारत का मिल्टन। चरक के बारे में आप ध्यान दें दोस्तों, ये महत्वपूर्ण थे, ये चिकित्सक थे, इनके बारे में भी आप आयुर्वेद चिकित्सक थे। इनकी एक बुक है चरक संहिता, इस बात का भी आप ध्यान दें दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चरक संहिता, इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है दोस्तों, इस बात का भी आप ध्यान रखें। इसमें पूछा जाता है कि चरक किसके शासनकाल से संबंधित थे, या अश्वघोष किसके शासनकाल से संबंधित थे, या नागार्जुन किसके शासनकाल से संबंधित थे। इन पर क्वेश्चन यही बनते हैं, इन चीजों को आप याद रखें। एक आध बार इनकी रचनाएं भी पूछी गई हैं। ठीक है दोस्तों, आप इनको नोट कर लें, तो इनके बारे में आगे कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें बची हुई हैं, उनको हम लोग पढ़ लेते हैं और ये चैप्टर को समाप्त करते हैं। आप इनको स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। अब इसमें कुछ शासक और हुए लास्ट में, इनके बारे में कभी पूछा नहीं गया है दोस्तों, लेकिन आप ध्यान दें। एक शासक है वशिष्ठ, एक शासक है वशिष्ठ, दूसरे शासक हैं हुविष्क, और तीसरे शासक हैं वासुदेव। ये तीन शासक हुए दोस्तों, इनके बारे में क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता है। हुविष्क के बारे में आप एक बात ध्यान दें, इन्होंने शिव, इनके शासन काल में सिक्के जो चलाए गए, शिव विष्णु के आकृतियों के मूर्तियां बनाए, चित्र बनाए गए, शिव व विष्णु की आकृति बनाई गई, इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये हुविष्क और ये शासक थे, इनके बारे में ये महत्वपूर्ण बातें हैं। आगे हम लोग कुछ एक महत्वपूर्ण बातें जिन पर लगातार कई बार पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके बारे में हम लोग बातें जान लेते हैं। इनको आप नोट कर लें, हम आगे इनको मिटाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और है दोस्तों, याद जानने लायक है, कनिष्क। कनिष्क के शासन काल में 78 एडी में शक संवत चलाया गया दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें। 78 एडी, समय याद रखें, 78 एडी में शक संवत चलाया गया, इसी को शक संवत 78 एडी में चलाया गया। और इसी संवत के अनुसार इस वर्ष का पहला दिन 21-22 मार्च को पड़ता है। इसी संवत के अनुसार वर्ष का पहला दिन 21-22 मार्च, यह क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछा गया है, इस बात का आप ध्यान रखें दोस्तों। 21-22 मार्च शक संवत के अनुसार पहला दिन पड़ता है, इस वर्ष का पहला दिन पड़ता है। 22, आप इसमें भी ध्यान दें दोस्तों, 22 मार्च 1957 को इसी शक संवत को दोस्तों भारत का राष्ट्रीय संवत बनाया गया, इस बात का भी आप ध्यान रखें। कई बार क्वेश्चन अगर पूछे कि भारत का राष्ट्रीय संवत कौन है, तो विक्रम संवत, गुप्त संवत और ये शक संवत देता है, तो आप शक संवत पर लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन रहे दोस्तों, इन पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये रही जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो ये विदेशी शासक जो मौर्योत्तर काल में हुए उनके बारे में हमने पढ़ा। मगध पर जो शक्तियां शासन कर रही थी उनके बारे में हम लोग पढ़ा। अब दक्षिण भारत के कुछ शासक बचे हैं जिनके बारे में आंध्र शातवाहन कहा जाता है, उनके बारे में अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। हम लोग मौर्योत्तर काल के बाद एक नए वंश की तरफ बढ़ेंगे, एक महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट शासकों के बारे में हम लोग जानेंगे जिन पे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।